अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे रेगुलरली मेरे वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज मैं आपको वीडियो दे रहा हूं केस टेकिंग पर। अगर आप एक अच्छा होम्योपैथ बनना चाहते हैं तो आपको केस टेकिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसलिए मैंने आज ये सोचा कि मैं आपके लिए इस टॉपिक पर जरूर एक अच्छा वीडियो बनाऊं, जिससे आप लोगों को अच्छे से अच्छा मैं कुछ सिखा पाऊं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं केस टेकिंग। अगर आपने एक अच्छा केस लिया है, अगर आपने केस टेकिंग अच्छी तरह कर ली, तो आप आधा युद्ध जीत चुके हैं। मतलब आपने आधा केस क्योर कर दिया। इसलिए ये कहावत बनी है। इसलिए मेरा आपसे हमेशा मेरे स्टूडेंट को ये कहना होता है, और आपको भी मेरा ये कहना है कि केस टेकिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। जब भी आप कोई केस लेते हैं तो उसमें अगर आपकी केस टेकिंग अच्छी हो गई तो आप समझिए जो उसकी सबसिक्वेंट विजिट्स हैं उनमें आपको उतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी। इसलिए आप सबसे ज्यादा मेहनत केस टेकिंग पर करें। अगर आप केस टेकिंग अच्छी कर लेते हैं तो आपको सबसिक्वेंट विजिट्स पर मरीज के साथ मेहनत नहीं करना पड़ेगी। केस टेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? देखिए दोस्तों, आप सबने ऑर्गेनन पढ़ा है, मैंने भी ऑर्गेनन पढ़ा है। आपने सबने केस टेकिंग में क्या लिखा हुआ देखा है कि मरीज जैसा बोलता है आपको उसी लैंग्वेज में केस टेकिंग करनी है। ये बात किसी एस्पेक्ट पर सही भी है। जिस एस्पेक्ट पर वो बात लिखी हुई है मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इसको अपनी तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये चाहूंगा कि इसको आप उल्टा समझिए। उल्टा ये समझिए, मेरा ऐसा मानना है, मैंने ऐसा क्लिनिक पर देखा है कि मरीज हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको देता है जब आप केस टेकिंग करते हैं। अगर आप कोई भी मरीज की केस टेकिंग करेंगे तो मरीज अपनी समस्याओं को अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बताता है। उसको लगता है मेरे को पेट में दर्द है तो इस वजह से हुआ होगा। उसको लगता है मेरे को बुखार है, जबकि उसका टेम्परेचर बड़ा नहीं हुआ। तो इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ? मरीज अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको बताता है। तो मेरा हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को यह कहना होता है, और आपको भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, कि जैसा मरीज बोलता है वैसा का वैसा ही आपको केस टेकिंग में नहीं लिखना है। जो मरीज बोल रहा है उसको आप अच्छी तरीके से पहले इंटरप्रिटेट करिए और देन उसको अपने पर्चे पर नोट करिए। जबकि इसके उलट आप ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में क्या देखते हैं, वहां लिखा रहता है कि जैसा मरीज बोल रहा है उसको उसी भाषा में लिखिए। वो किसी अदर एस्पेक्ट पे कही हुई बात है। मैं डॉक्टर हेनीमन या होम्योपैथी या ऑर्गेनन को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, ये बात मैं क्लियर बता दूं, नहीं तो आप गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मरीज जो भी कहता है पहले आप उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, वो क्या कहना चाह रहा है। कहीं वो बात गलत तो नहीं कह रहा है। जैसे मरीज ने आते ही कहा, साहब मेरा पेट खराब हो गया क्योंकि मैंने कल पूड़ी खा ली थी। तो वो क्या करता है, आपको प्रूजिडाइज कर देता है। आप भी प्रूजिडाइज होके उस चीज को न लिखें कि मरीज ने पूड़ी खा ली इसलिए उसको पेट का दर्द हो गया। पहले आप समझिए कि क्या वास्तविक वो किसी रिच फूड खाने से वो इंडाइजेशन हुआ है कि कोई और कारण है। क्योंकि साथ में मरीज को फीवर भी आ रहा है, तो इट मींस वो एक इन्फेक्टिव गैस्ट्रोएंटराइटिस है। तो मेरा इसीलिए आपसे ये कहना है कि सबसे पहली चीज जो आपको केस टेकिंग में सीखना है कि मरीज जो एज इट इज बोल रहा है, मरीज जो बोल रहा है उसको एज इट इज नहीं लिखना है।
आप उसके द्वारा बताए हुए सारे सिम्टम्स को अच्छी तरीके से चेक करिए, इंटरप्रिटेट करिए, वो क्या कहना चाह रहा है, उसके क्या मायने हैं, उसको अच्छी तरीके से समझने के बाद ही आप कोई कंप्लेंट लिखें। हर कंप्लेंट की ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए, हर कंप्लेंट की ऑनसेट आपको पता होना चाहिए, हर कंप्लेंट का आपको नेचर पता होना चाहिए, हर कंप्लेंट की मॉडलिटीज पता होना चाहिए और हर कंप्लेंट के एसोसिएटिंग कंप्लेंट पता होना चाहिए, जिसको आप दूसरी भाषा में बोलते हो, डॉक्टर बॉनिंग हुसैन के कंसेप्ट ऑफ टोटलिटी के हिसाब से बोलते हो कि हर मरीज के द्वारा बताई हुई हर कंप्लेंट की अपने को लोकेशन पता होना चाहिए, अपने को उसका सेंसेशन पता होना चाहिए, अपने को उसकी मॉडलिटीज पता होना चाहिए, अपने को उसकी कंकोमिटेंट पता होना चाहिए। लोकेशन मतलब प्लेस, सेंसेशन मतलब करेक्टर ऑफ द कंप्लेंट, नेचर ऑफ द कंप्लेंट, मॉडलिटीज मतलब एग्रावेशन एंड एम्यूरेटिंग फैक्टर, क्या कंप्लेंट को बढ़ाने वाले फैक्टर हैं, क्या कंप्लेंट को घटाने वाले फैक्टर हैं। कंकोमिटेंट इज द एसोसिएटिंग कंप्लेंट्स along with the main complaint of the patient। हालांकि कंकोमिटेंट का कुछ और भी कंसेप्ट होता है, उसको हम किसी अलग वीडियो में कवर करेंगे। यहां पर आप समझिए कि मेन कंप्लेंट के साथ में पाए जाने वाले वो ऐसे सारी सिम्टम जिनके बीच में कोई फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कनेक्शन ना हो। ठीक है, तो आपने हर कंप्लेंट इंटरप्रिटेट करके लिखनी है, इन सारी हेड में कंप्लेंट्स को लिखना है और मरीज से ये पूछते जाना है और बताइए और बोलिए और कोई कंप्लेंट, किसी भी तरह की और कोई कंप्लेंट। जब मरीज अपनी तरफ से पूरी बात कंप्लीट कर ले, उसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है जनरलिटीज का। फिर हमको उसके फिजिकल जनरल और मेंटल जनरल लेने हैं। जब हम बात करते हैं फिजिकल जनरल की, तो फिजिकल जनरल में एपिटाइट, मरीज की थर्स्ट, मरीज का बॉबल, मरीज का यूरिन, मरीज का पर्सपिरेशन, मरीज की स्लीप, उसका थर्मल रिएक्शन, उसकी लाइकिंग, उसकी डिसलाइकिंग, डिसएग्री किन किन फूड से कर रहा है वो, साइड कौन सी प्रोमिनेंट है जिसमें ज्यादातर कंप्लेंट्स हैं, मेंस्ट्रुएशन के बारे में भी नोट डाउन करेंगे। तो ये हो गई फिजिकल जनरलिटीज। अब मेंटल जनरल, ज्यादातर लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि मेंटल जनरल हम कैसे लें। तो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, मेंटल जनरल या किसी केस में मानसिक सिम्टम आपको अलग से नहीं लेना होता है। मरीज जब आपके क्लिनिक पर एंटर करता है, वो वहां से ही मेंटल सिम्टम देना स्टार्ट कर देता है। बात है ऑब्जर्वेशन की। मरीज जब आपके सामने आ रहा है, बोल रहा है, बात कर रहा है, अपनी कंप्लेंट बता रहा है, उसी में से आप ऑब्जर्व करते जाइए मेंटल सिम्टम्स को। और ये आपको तब आएगा जब आपने मेंटल जनरलिटीज पढ़ी होंगी अलग अलग मेडिसिन की, खास करके जब आपको रिपर्टरी का वो चैप्टर बहुत अच्छी तरह आता होगा जिस चैप्टर को हम माइंड कहते हैं। कैंट रिपर्टरी में जो माइंड का चैप्टर है, अगर आपको उसके सारे रूब्रिक्स आते हैं तो आप किसी भी मरीज के मेंटल सिम्टम बिना उसको बताए ही ले सकते हैं, बिना उसको पता लगे। मरीज को पता भी नहीं लगेगा और आप उसके सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स ले लोगे, अगर आपको माइंड सेक्शन के सारे रूब्रिक्स आते हैं तो। इसके अलावा कभी कभी मैंने ये देखा है कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते, तो हम मरीज को ऑब्जर्वेशन करने के लिए थोड़ा सा हम उसको स्टिमुलेट करते हैं। जैसे हम उसकी हॉबीज पूछते हैं कि उसको क्या करना पसंद है, क्या नहीं करना पसंद है। हम उसके ड्रीम्स पूछते हैं, है ना। हम उसको ये पूछते हैं कि भाई तुम्हें कंपनी पसंद है कि नहीं पसंद है, आप फ्री रहते हो तो क्या करना पसंद करते हो। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनसे पेशेंट स्टिमुलेट हो जाता है और वो अपने मेंटल सिम्टम आपको बता सकता है। हालांकि मैंने जैसा कहा वो यहां भी अप्लाई होगा कि मरीज जो बता रहा है जरूरी नहीं है कि आप उसको एज इट इज लिखो। मरीज अगर कह रहा है कि मेरे को गुस्सा ज्यादा आता है साहब, तो मानना जरूरी नहीं, पहले उसको
क्रॉस क्वेश्चनिंग करके आप समझ लें कि वास्तविक ये बात सही है कि उसको गुस्सा आता है कि नहीं आता। जैसे मैं हमेशा इसका एक उल्टा एग्जाम्पल दे के बताऊंगा। जैसे ज्यादातर हम पूछते हैं कि आपको गुस्सा आता है, तो मरीज कहते हैं नहीं आता साहब, और इतने में ही बगल में जो उसका बच्चा है उसमें वो हमारे सामने एक चांटा रख दिया, तो ये भी तो एक गुस्से का साइन है। तो आपको मैं हमेशा बोलता हूं मेंटल सिम्टम आपको ऑब्जर्व करने हैं, पूछने नहीं है। और अगर कभी ऐसी स्थिति आ भी जाए कि आपको पूछना पड़ जाए, तो आप उसको सही तरीके से इंटरप्रिटेट करिए। वो केस टेकिंग अच्छी नहीं मानी जाती जो सही तरीके से इंटरप्रिटेट नहीं करी जाती। मरीज के कहने से कोई चीज हम नहीं मानेंगे जब तक आपको फिजिशियन माइंड से आपको वो बात सही लगती है या नहीं लगती। यही अंतर आ जाता है। 4 होम्योपैथ अगर केस टेक कर रहे हैं तो कौन मरीज को कितनी अच्छी तरीके से समझ पा रहा है, कैसे वो उससे अपने मतलब के सिम्टम निकाल पा रहा है, इसी से पर्सन टू पर्सन प्रैक्टिस में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो आपने मरीज की मेन कंप्लेंट्स लिख ली, आपने मरीज की फिजिकल जनरलिटीज लिख ली, आपने मरीज के मेंटल्स लिख लिए। फिर 2 हिस्से बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, मैं ये जो वीडियो दे रहा हूं आपको, वो किताबी वीडियो बिल्कुल नहीं है। ऑर्गेनन में क्या लिखा हुआ है, किसी ने केस टेकिंग में क्या लिखा हुआ है, मैं हेड टू हेड आपको बिल्कुल रटा टू रटा सुना दूं, ऐसे तो आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी के साथ ये बताने को जा रहा हूं। ये नहीं कि आप किताबी ज्ञान के उसके बाद फिर ये लिखेंगे, फिर उसमें एक एक लाइन ऑर्गेनन में जैसे लिखी है ना, एज इट इज मैं उसको एक्सप्लेन करूं। आपको प्रेजेंट कंप्लेंट मतलब मरीज की सारी कंप्लेंट जो वो बताना चाहता है वो लेना है, उसके बाद फिजिकल कंप्लेंट्स, देन फिजिकल जनरलिटीज, उसके बाद मेंटल जनरलिटीज जो कि आपको ऑब्जर्व करनी है, साथ साथ में लिखते जाना है। देन फिर आता है आपकी पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री हर केस टेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें हम उसका मैरिटल स्टेटस, इसमें हम उसका अगर कोई वो नशा करता है तो वो भी हम लिखेंगे, वो क्या काम करता है, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, वो सारी बात लिखेंगे। और पर्सनल हिस्ट्री में और कोई भी इंक्वायरी जो उसकी पर्सनल रूटीन से रिलेटेड हो, वो कब सोता है, कब जगता है, क्या खाता है, क्या नहीं खाता है, कितनी चाय पीता है, वो सारी बातें हम पर्सनल हिस्ट्री में लिखेंगे। जहां तक पास्ट हिस्ट्री का सवाल है, पास्ट हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री, इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट, किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी, किसी भी प्रकार की कोई लंबी सिकनेस, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी पास्ट इवेंट या ऐसी बीमारी जो बार बार हुई हो, वो आपको जरूर नोट डाउन करनी है। इससे क्या होता है दोस्तों, एज फार एज होम्योपैथिक प्रैक्टिस इज कंसर्न, इससे आपको उस पेशेंट के अंदर का म्याज्म पता पड़ता है, म्याज्म की लिंक लग जाती है। ठीक है, इन सब के बाद फिर एक अलग इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है, वो है एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। अब पेशेंट का एग्जामिनेशन को भी हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला होता है जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन के अंदर पिलोर, इक्टेरस, ब्लड प्रेशर, पल्स, एडिमा, साइनोसिस, वेट, हाइट, ये सब मरीज की आपको चेक करनी है। ठीक है, और इन सबको चेक करने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा, पूरी आपको कंप्लेंट लिखने के बाद और जनरल एग्जामिनेशन के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी सिस्टम चेक करना है, पेशेंट का एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है, पेशेंट का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एग्जामिन करना है, या पेशेंट का नर्वस सिस्टम एग्जामिन करना है। ये 4 सिस्टम है जो आपको सिस्टेमिक एग्जामिनेशन में एग्जामिन करने होते हैं। इसके बाद जनरल एग्जामिनेशन और सिस्टेमिक एग्जामिनेशन के बाद आपको यह आइडिया लग जाता है कि मरीज को आपको कौन कौन सी जांचें लिखनी है, जो कि एग्जामिनेशन का तीसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा जनरल एग्जामिनेशन, दूसरा हिस्सा सिस्टेमिक एग्जामिनेशन और तीसरा हिस्सा है इन्वेस्टिगेशन। मतलब मरीज की सारी कंप्लेंट लेने के बाद आप मरीज को जांचें कौन कौन सी लिखनी है, वो आपको केस टेकिंग में लास्ट तक पता पड़ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए।
उन जांचों को लिखने के बाद जब भी 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो मरीज उनकी जो रिपोर्ट्स लेके आएगा उनको भी आप उस केस टेकिंग वाली फाइल में नोट डाउन कर देंगे। दोस्तों, यहां पर आप आकर आपकी केस टेकिंग पूरी होती है। तो मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं, इसको समराइज कर रहा हूं। मरीज के द्वारा बताई हुई सारी कंप्लेंट्स, जिनको हम मेन कंप्लेंट्स कहते हैं, वो आपको प्रॉपरली इंटरप्रिटेट करके लिखनी है। हर कंप्लेंट का ड्यूरेशन, लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटीज, कंकोमिटेंट लिखना है। मरीज की फिजिकल जेनरलिटीज लेना है। मरीज के मेंटल सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके लिखना है। मरीज की पर्सनल हिस्ट्री, मरीज की पास्ट हिस्ट्री, मरीज की फैमिली हिस्ट्री ये लिखनी है। लास्ट में एग्जामिनेशन वाला पार्ट, जिसमें जनरल एग्जामिनेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, ये सब होने के बाद आपकी केस टेकिंग पूरी होगी, जिसके 2 एम होंगे। केस टेकिंग के 2 उद्देश्य होते हैं, एक डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज एंड डायग्नोसिस ऑफ द मेडिसिन। मतलब केस टेकिंग करने के बाद आपको ये पता लग जाना चाहिए कि मेरे मरीज को बीमारी कौन सी है, मतलब उसको हम नोसोलॉजिकल नेम दे सकें कोई, और उस मरीज को कौन सी दवाई देनी है, होम्योपैथिक सिमिलिमम देना है, उसको कहते हैं डायग्नोसिस ऑफ मेडिसिन। ये केस टेकिंग के उद्देश्य होते हैं, एम होते हैं। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द केस टेकिंग पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को होम्योपैथिक वर्ल्ड के सभी फिजिशियंस, स्टूडेंट्स और लोगों में शेयर करें, क्योंकि ये उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। थैंक यू, गुड बाय।